ओके, तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज 31 अक्टूबर है। क्या कोई मुझे बताएगा कि आज क्या है इसका मीनिंग? कोई तो बोलो। नेशनल यूनिटी डे। ओके, क्यों मनाया जाता है? कोई और भी बोल सकता है। ऋतु, बोलो। किसकी याद में मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कुछ सर बता। बर्थ बोलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थडे सर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके ओके ओके, तो आपको कितने लोगों को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर तो ठीक है, ईयर बताओ। किसी को ईयर ईयर याद है? तो भाई सर 1875। 1875 बिल्कुल सही आंसर, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये और अनफॉर्चुनेटली या जो भी मान लीजिए कि वो 1950 में उनका देहांत हुआ था। उनको तो कोई मुझे बताएगा, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, सबके लिए हम अलग अलग के रूप में करते हैं, तो इनके दिन को यूनिटी डे के रूप में क्यों मनाया जाता है, मुझे कोई बताइएगा। कौन बताएगा? सर क्योंकि इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल था इंडिया की यूनिफिकेशन में। गुड, वेरी गुड। आप में से कितने बच्चे जिसे जानते हैं कि जब देश आजाद होने वाला था, देश अपना, तो आप सभी को ये बात पता होगी, सभी लोगों को ये बात पता होगी कि अंग्रेजों ने एक गेम प्लान किया था और उन्होंने 3 चॉइस दी थी सभी लोगों को। चॉइस ये थी कि यदि वो चाहें तो इंडिया में शामिल हो सकते हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। उस समय 562 रियासत थी, मैंने जो राजा लोग हुआ करते थे पहले, वो लोग थे 562। तो वो सभी अपने अपने उसमें थे, तो उनको एक करना, उनको मनाना, कुछ को धमकाना, हर तरह से जो भी साम दाम दंड भेद। तो उन जब 562 जो रियासत थी उसमें से मैक्सिमम लोगों ने तो मैंने बहुत ही खुशी खुशी अपने आप को माना कि हाँ हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं, हम कुछ अलग से नहीं। लेकिन 4 स्टेट ऐसी थी, 4 स्टेट ऐसी थी जिन्होंने गड़बड़ की थी। अच्छा, कोई नाम बताएगा मुझको उन 4 स्टेट का, किसी को पता हो तो? सर जो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सर जूनागढ़ एंड बिहार, ओ सर सॉरी गुजरात, गुजरात। ओके सर जम्मू एंड कश्मीर। ओके। सर लास्ट नहीं पता।
इसको बोलते हैं चिराग तले अंधेरा। याद आ गया? कोई है इसकी हेल्प करेगा? सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नाम का तो कोई राज्य था ही नहीं उस वक्त। ये तो ग्वालियर ग्वालियर वाला एरिया। हैदराबाद। ग्वालियर, वेरी गुड, ग्वालियर, ग्वालियर। और जो एक जो बताया जूनागढ़ के नहीं था, वो ट्रावनकोर था बेटा, केरला में। तो ये इनके साथ में बड़ी बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत देखिए क्या क्या थी। ग्वालियर का कहना यह था कि हम तो अलग रहेंगे, ठीक है, नंबर 1। दूसरा था निजाम, हैदराबाद। तब ये आंध्र प्रदेश नहीं हुआ करता था बेटा, हैदराबाद बोलते थे उसको। उस जो राज्य का नाम था हैदराबाद, वहाँ का जो राजा था वो निजाम था। अब बड़ी बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता होनी चाहिए। हैदराबाद का जो राजा था, यानी कि जो वो था राजा था, निजाम बोलते हैं उसको, वो मुसलमान था। लेकिन वहाँ की जो मेजॉरिटी में जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। निजाम चाहता था पाकिस्तान में मिलना, जनता चाहती थी इंडिया में मिलना। ऐसा ही सेम टू सेम केस था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी मेजॉरिटी में वो मुस्लिम थी, और वहां का जो राजा था वो हिंदू था। जस्ट उल्टा, राजा इंडिया में मिलना चाहता था, और वहां की जो पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान में, जो आज भी चल रहा है मसला। अब तो खैर खत्म ही हो गया सब कुछ, अब तो सब कुछ ओके हो गया। एक था ट्रावनकोर। अब समस्या ये थी कि अब हैदराबाद आपको पता है कहाँ है, यानी कि आज का आंध्र प्रदेश, पहले हैदराबाद था वो। अब हैदराबाद कैसे मिल जाएगा पाकिस्तान में, ये समस्या थी। इधर सिंधिया जी बोल रहे थे कि हम तो अलग रहेंगे। तो इस जटिल समस्या को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया। और लोग ये मानते हैं कि इस देश को एक करने में यदि सबसे बड़ा किसी व्यक्ति का योगदान है तो वो योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उन्हीं के अथक प्रयास के बाद आज हम एक ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष गणराज्य, इसका नाम है, अपने भारत का पूरा नाम है ये, जो उसमें लिखा गया थ्योरेटिकल इंडिया तो बोल देते हैं, भारत बोल देते हैं, लेकिन इसका नाम ये है। तो उसमें इन्होंने इनका योगदान रहा, इसलिए उनके जन्मदिन को हम लोग एज ए यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, एकता दिवस के रूप में, क्योंकि उन्होंने वाकई में देश को एक करने का काम किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने हिंदुस्तान के जो महान जो राजनीतिज्ञ बोल सकते हो, उनको आप चाहो तो स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हो, उनमें से उनकी गिनती होती है। जैसे कि आज हम बोलते हैं महात्मा गांधी की हम बात करते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं। ऐसे उस वक्त के जो महान लोग थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, उसी श्रेणी के थे ये। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि उनके इस योगदान को हमारा देश कभी नहीं भूल सकता। नहीं तो यदि ये नहीं होते तो पता नहीं, हम आज नहीं कह सकते क्या स्थिति होती, लेकिन शायद इतना बड़ा जो देश हमारा है शायद नहीं होता। तो इसके लिए हम बार बार हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को थैंक यू बोलना चाहिए कि हम आज इतने बड़े राष्ट्र के एक नागरिक हैं, हम लोग इतने बड़े राष्ट्र को का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हमारे गर्व की बात हो सकती है, क्योंकि यदि समझ लो कि यदि ऐसा नहीं होता तो आज बहुत छोटे छोटे से राज्य होते, यूपी अलग होता है, एमपी अलग होता, राजस्थान अलग होता, ये अलग वो अलग, लेकिन आज हम सबको एक संस्कृति में एक संकल्प के तहत जो बांधने का काम किया था, वो काम किया था
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज उनकी जयंती है। आज आपको पता ही होगा कि 2 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मिस्टर मोदी, वो उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। आपको ये भी पता है कि उनका जो स्टैचू बनाया गया है वो शायद उनको सबको पता ही होगा कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट उसकी हाइट है उसकी। तो उसी के तहत जो एक प्रोटोकॉल आया है कि आज हम सभी लोगों को शपथ लेनी है कि हम उस शपथ को लें और हम संकल्प लें कि हम भी उनके ही बनाए हुए विचारों पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से बोलूँगा, आप लोग उसको सभी लोग अपने अपने साथ में बोलेंगे, लेकिन 2 लोग कम से कम 2 लोग अपना माइक खोलें। और मुझे दोनों पास पास में दिखाई भी दे रहे हैं, तो इसी लाइन में है नेहा और निशांत। यस सर। यस सर। आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। मैंने आपसे मतलब सभी को बोलना है, लेकिन दो की अब बाकी सबकी आवाज नहीं आ पाएगी तो अच्छा ही लगेगा। तो आप दोनों मेरे साथ बोलेंगे, बाकी बच्चे भी मेरे साथ ही बोलेंगे क्योंकि उनके माइक म्यूट रहेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा कि हम जो संकल्प जो उन्होंने आज आया है भारतीय गवर्नमेंट की ओर से, हम उसे सबको एक साथ पढ़ना है। तो मैं बोलूंगा, मेरे साथ में नेहा और निशांत, आप तो माइक पे बोलेंगे, बाकी लोग भी बोलेंगे। ओके, तो शुरू कीजिए। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगी और अपने साथी देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको थोड़ा सा जो मैंने पटेल साहब के बारे में जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। हमें ऐसे महान लोगों से संकल्प लेना चाहिए। ये लोग केवल किताबों में ही नहीं होने चाहिए, ये हम लोगों के जीवन में होना चाहिए। यदि हम इन लोगों के जीवन का 1% भी अपने जीवन में उतार पाए तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को, हम दुनिया में जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। लेकिन होता क्या है बच्चों कि हम लोग केवल
इनको किताबों में ही बंद कर देते हैं। जैसे आज 31 है अक्टूबर है, तो हमने तुरंत लिया और आज पटेल साहब के बारे में बात कर ली और ये है वो है, ऐसी बातें की। 2 अक्टूबर आएगा तो महात्मा गांधी के बारे में बात कर लेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात कर लेंगे। 14 नवंबर आने वाला है अभी, तो हम लोग नेहरू जी के बारे में बात कर लेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर लेंगे। 23 तारीख को वो आने वाले 23 जनवरी को आता है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आता है। तो अब इससे काम नहीं चलता, इनको याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और इन लोगों को कभी याद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि याद उनको किया जाता है कि जिनको हम भूल जाते हैं। तो इनको कभी भूलना ही नहीं है। जब इनको भूलेंगे नहीं तो इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनको भूलने से मतलब ये नहीं कि हम महात्मा गांधी के नाम की हम माला फेर रहे हैं, है ना, ये हम पटेल साहब की माला फेर रहे हैं, ये नहीं करना होता है। इन्होंने जो तमाम चीजें बताई हैं जीवन में, तमाम सिद्धांत दिए हैं, उसमें से यदि हम एक भी सिद्धांत को फॉलो कर सके, एक भी सिद्धांत को फॉलो कर सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम इस देश में क्यों पैदा हुए ये आप सार्थक कर सकते हैं। दुनिया में पर डे, बच्चों से ध्यान से सुन लीजिएगा, पर डे लाखों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोग, और लाखों लोग मर भी जाते हैं पर डे, मगर कोई किसी को याद नहीं रखता। आए, दुनिया में पैदा हुए, खाया पिया, थोड़ा लड़ाई झगड़ा किया, चोरी की, इसकी उससे की, कुछ चोरी की, कुछ बेईमानी की, नौकरी में बेईमानी की, और बाद में बेईमानी करते करते मर गए। ऐसे नरकीय जीवन से अच्छा है कि हम जीवन ही न जिए, क्योंकि जानवर में और इंसान में ये फर्क होता है कि कम से कम हम जीवन में एक ऐसा अच्छा काम करके जरूर जाएं कि जब हम इस दुनिया में ना हो तो कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा हो दुनिया में जो तुम्हें याद करे और ये कहे कि नहीं भाई, उस व्यक्ति ने मेरे लिए ये अच्छा काम किया था। जरूरी नहीं है कि हम में से सभी के सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाएंगे या महात्मा गांधी बन जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह बन जाएंगे, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए। हमें पूरा देश याद ना कर सके कोई बात नहीं, हमें पूरा राज्य भी याद ना करे चलेगा, पूरा जिला भी याद ना करे चलेगा, अरे हमें हमारा मोहल्ला भी याद ना करे चलेगा। यदि एक भी व्यक्ति, इस दुनिया का एक भी व्यक्ति यदि तुम्हारे किसी अच्छे काम की वजह से आपको याद रखता है तो ये यकीन मानना कि तुमने अपने जीवन को सफल बना लिया। ये बहुत आवश्यक है बेटा। तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, अभी आपको बहुत 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 बड़ी जिंदगी जीनी है और उसकी मैं आपको जो शुभकामना दे रहा हूँ, साथ में ये भी कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी भी है। और ये भी आप जानते हैं बच्चों की जैसे जैसे अब समय आता जाता है, लाइफ बड़ी टफ होती जा रही है, बच्चा बहुत टफ होती जा रही है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। परसों से आप लोगों की टाइमिंग चेंज हो गई है, आपको मिल गया होगा आपका जो भी नया टाइम टेबल है, तो वो परसों से जो क्लासेज है वो 11:30 से लेकर के 2:30 बजे के बीच में रहेंगी, है ना, तो भूल मत जाना, नहीं भूल जाओ, ठीक है बच्चों। यदि किसी को कुछ और बोलना है या पूछना है तो वो पूछ सकता है या बोल सकता है, नहीं तो फिर हम अपने लौट के वापस फिजिक्स पे आते हैं। सर, यस सर अभी जो सेकेंड असेसमेंट होने वाला है उसमें क्या क्या करेंगे हम लोग फिजिक्स में? हाँ, फिजिक्स में मैं आपको 2 काम करवाने वाला हूँ। एक तो उसमें 2 काम होंगे, अभी से मैं थोड़ा अच्छा मुझे भी याद आगे बता दूंगा आपको। एक तो आपका गूगल फॉर्म ओरल टेस्ट होगा, सॉरी एमसीक्यू होगा, ठीक है, और एक इसमें आपका जो टेस्ट होगा वो होगा स्टूडेंट्स इंटरेक्शन। ये सही बच्चे ध्यान से सुन लें। इसमें ये होगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से एक प्रश्न पूछेगा,
वो बच्चा उसका आंसर देगा और मैं बैठ के असेसमेंट करूंगा इस बात का कि उसने जो प्रश्न पूछा उसकी क्वालिटी क्या थी और उसने जवाब दिया उसकी क्वालिटी क्या थी। ये मैं तय करूंगा कि कौन सा बच्चा किससे प्रश्न पूछेगा। ये नहीं होगा कि मान पड़ा कि अपने आपस में मैं पूछूंगा तुझसे, है ना, ऐसा बोलते ना। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछना है कि नंबर एक ये नहीं कि आप गए गूगल पर शुरू हो गए और कोई टफ सा क्वेश्चन लेके आ गए। नहीं, क्वेश्चन आपके सिलेबस का होना चाहिए, उसी लेवल का होना चाहिए, लेकिन पूछने का तरीका, उसका जो फ्रेम ऑफ क्वेश्चन होता है वो आप इस तरह से बनाए कि सामने वाले को सोचने में वो मजबूर हो जाए कि क्या करना है। तो उस व्यक्ति का हर बच्चा एक प्रश्न का आंसर देगा और एक प्रश्न पूछेगा, ध्यान देना बेटा। और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो प्रश्न भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कंफर्म है जितने प्रश्न वो पूछेगा उतने ही वो उसके आंसर भी देगा, ठीक है। उसमें दोनों में उसका वैल्यूएशन होगा इस बात का भी कि उसने कितने अच्छे ढंग से क्वेश्चन को फ्रेम करके पूछा और सामने वाले ने उसका क्या आंसर दिया। उससे मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि उसमें फायदा क्या है मुझे, क्योंकि मैं पूछूंगा तो मेरा तो फिक्स है वो नहीं। अब आप लोग कितने बच्चे हैं? 29 बच्चे हैं। तो अब कम से कम जो 29 जो है, तो 29 तरीके से प्रश्न पूछेंगे। और मान लो एक बच्चे ने 3 प्रश्न पूछे तो कितने प्रश्न हो गए? 87। तो आपके एक साथ ये तो हो ही जाएगा कि आप एक दूसरे का आंसर देंगे, लेकिन साथ साथ में आप लोगों के 87 नए क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ पे ये नहीं कि आपके नंबर क्या आ रहे हैं, नंबर आपके भाड़ में जाए, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारा तो इंटरेस्ट आपकी लर्निंग में है। आपके नंबर भले ही 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी लर्निंग होनी चाहिए। रट लिया, पास हो गए और बहुत अच्छे नंबर लिया, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे काम नहीं आने वाला। तो मेन हमारा फोकस, मेरा जो फोकस है वो लर्निंग पर, लर्निंग ऑफ फिजिक्स पर है। इस बात पर नहीं कि आपने वो 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, याद कर लिए, हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम इसको करेंगे। हाँ, प्रश्न पूछेगा एक बच्चा, दूसरा बच्चा उसका आंसर देगा, वो मैं बोलूंगा। जैसे मैंने कहा कि राज अब जो है नरेंद्र से प्रश्न पूछेगा, या मोनित जो है अब क्वेश्चन जो है रुमिशा से पूछेगा, रुमिशा अब अपना अगला क्वेश्चन नेहा से पूछेगा, ये है। और वो तुरंत पूछूंगा तो तुरंत आपको आंसर देना है। ये नहीं है कि, इसलिए हर बच्चा अपने क्वेश्चन भी तैयार रखेगा कि उससे क्या क्या पूछने हैं, नंबर एक। साथ साथ में उसे ये भी तैयार रहना है कि मुझसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये दोनों तरह के असेसमेंट में इसमें आपको करवाने वाला हूं। क्लियर? क्लियर? यस सर। किसी और बच्चों को कोई डाउट इस बारे में? सर मतलब सर शुरू से लेट तक अभी जो टिल डेट तक वाले सिलेबस रहेगा, वो अपन सिलेबस तो अपन लोग अभी तय कर लेंगे, अभी वो उसको छोड़ दो आप। पीछे के कम लेंगे, आगे बढ़ लेंगे, जो हो चुका है छोड़ देंगे, है ना, आगे कर लेंगे, ठीक है ना। सिलेबस तो हम लोग आपस में, है ना, अभी अपन एक आध दिन के बाद जब ना थोड़ा सिलेबस अपना ये टॉपिक पर हो जाए फिर हम लोग सिलेबस तय कर लेंगे, ठीक है ना। उसकी कोई लड़ाई नहीं है ना। उसमें ये भी कर सकते हैं कि जो पहले हो चुका है उसके बाद का ले लें, या अपन ये भी कर सकते हैं कि 70% या 80% ये आगे का ले लें और 20% पीछे का ले लें। ऐसे जैसा भी आप कहोगे मैं वैसे कर लूंगा उसको, है ना, डोंट वरी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो। सर ये एक्टिविटी कब होगी? हाँ, ये एक्टिविटी हम लोग, क्योंकि ये जो टाइम आ रहा है वो पूरे अपने पास पूरा महीना है, 15 को पूरा महीना हमारे पास है, नवंबर का महीना, उस महीने में अपन करनी है। तो अपन बीच में थोड़ा तय कर लेंगे भी, क्योंकि अभी सारे लोग लिस्ट आ जाए इसके बाद हम बताएंगे। और मैं अपना जो मैं किस किस तारीख को लूंगा, मैं आपको आपके जो क्लास टीचर को दूंगा, मैं नागेंद्र को दूंगा। तो वो आपको सब, हालांकि मैं भी आपको बता दूंगा, वो भी आपको बता देंगे कि इस तारीख को फिजिक्स का, इस तारीख को केमिस्ट्री का, इस तारीख को ये होगा, सारे डेट आपको मिल जाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि आपस में क्लैश ना हो जाए, है ना। तो पहले हम लोग टीचर आपस में तय कर लें, फिर हम आपको डेट बता देंगे, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट।
सर मतलब सर क्वेश्चन जो रहते हैं सर वो एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं सर, और बाकी कौन कौन सी तरीके में सर? हाँ, वो ये पूर्ण रूप से आप फ्री हैं, आप उनसे किसी भी फॉर्म में पूछें। अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो अभी जो है, अभी आप क्लास के बाद देखेंगे तो आपके पास मैसेज भी आ गया है असेसमेंट का, ठीक है ना। आप फ्री हैं, आप उनसे किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा ना हो कि आपने उठा करके एक लिया, एक वो पढ़ दिया, न्यूमेरिकल पढ़ दिया, वो नहीं होगा। आपको थ्योरी से जुड़ा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप बहुत लंबा चौड़ा बोल दें कि ये है, वो नहीं हो पाएगा ना। आपको छोटे छोटे प्रश्न बनाने पड़ेंगे इसमें, कि प्रिंसिपल से जुड़े हुए है ना, उसके थ्योरी से जुड़े हुए है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, परसेप्चुअल क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, ये आपको पता बनाने पड़ेंगे इसमें। आई बात समझ? यस यस सर। नेक्स्ट। सर ओरल टेस्ट भी होगा सर, आप पूछोगे हमसे? और मैं नहीं पूछने वाला, मैं को पूछूं? मैं तो बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, मैं तो कुछ फालतू काम करूंगा? मैं तो सिर्फ चुपचाप सुनूंगा, मुंह बंद कर लूंगा, टेप बांध दूंगा, सुनूंगा केवल। आप लोग बोले, आप ही लोग आपस में तय कर लो कौन अच्छा है कौन खराब है। मैं क्यों खाम खा में अपनी बात कहूँ है? मैं नहीं करेगा भैया, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट। मैं तो जो एमसीक्यू वाला जो गूगल फॉर्म वाला पेपर होगा वो मैं दूंगा, वो मेरा होगा, है ना, वो मेरा होगा। बाकी ये जो ओरल वाला होगा सब आप ही का होगा, है ना। नेक्स्ट। तो कितने मार्क्स के एमसीक्यू हैं? तो वो भी मैं बता दूंगा जल्दी क्या है। या तो वो 25-15 होगा, तो 10 होगा, या 20 और 15 होगा, है ना। ये दो ही है। 25 एमसीक्यू, 10 नंबर का आपका ओरल, या 20 का एमसीक्यू, 15 का ओरल, जैसा भी आप ऑप्शन तय कर लेंगे, है ना, वो भी तय कर लेंगे। आपको लगता है कि थोड़ा वेटेज कम ज्यादा करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यस, नेक्स्ट। Was before कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। चलिए, एक काम करें, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है अपने पास, मेरे ख्याल से शायद 5-6-7 मिनट है, तो हम लोग वो क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे जो मैंने आपको करवाया था। दूसरा कर सकते हैं हम लोग आज। हेडिंग डाल दो, मास एनर्जी इक्विवेलेंसी। मास एनर्जी इक्विवेलेंसी। आप में से कौन मुझको ये बताएगा कि मास कांस्टेंट होता है या वेरिएबल है? सर कांस्टेंट। हाँ, लोगों का से ऐसी गलतफहमी रहती है कि हम लोग मास को मानते हैं कांस्टेंट, लेकिन एक्चुअली मैं आज निकल रहा था कि मास इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज अ वेरिएबल। अच्छा, मैं यदि आपसे पूछूं व्हाट इज गॉड, या हु इज गॉड, तो उसे कैसे डिफाइन करोगे? भगवान किसे कहते हैं? सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं सबसे पहले सर, जैसा आप फिजिक्स के साथ कहें तो। करो। सर जैसे किसी के लिए गॉड वो है जो मतलब एक अच्छे पथ पे चलना सिखाए सर, किसी के लिए गॉड कुछ है सर, मतलब अलग अलग मायने हैं सर। तुम अपने बताओ, तुम्हारे लिए तुम किसे कहते हो कि ये भगवान है?
बोलो, कौन बोलेगा आप में से? आपके हिसाब से भगवान, खुदा, गॉड, जो भी है, ईश्वर, कौन, वो क्या है आपके हिसाब से? और ये कोई जरूरी नहीं कि आपको जो किताबों में लिखा है या जो आपके माता पिता या आपके गुरु या आपने सुन रखा है, आपके दिल की बात करो। आपके हिसाब से भगवान क्या है? क्यों भाई, क्या हुआ? सर। हाँ, कौन बोल रहा है? निशांत? हाँ सर। हाँ, बोल। सर गॉड मतलब सर एक पॉजिटिव एनर्जी है, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। जैसे उनके सामने अगर हम बैठते हैं तो सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं। तो सर अपन कह सकते हैं कि वो एक सोर्स है पॉजिटिविटी का, टू बीइंग पॉजिटिव इन आवर लाइफ। तो सर बस वो एक सोर्स है, अच्छा सोर्स है टू बीइंग पॉजिटिव। ओके, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन। अच्छा, ये पहले ये बताओ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं, ये जो तो क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं, ये तो पता है ना आपको? यस सर। हाँ, यस तो सर। आस्तिक का मतलब होता है जिनको ईश्वर में विश्वास है। अब ईश्वर उनका अपना अपना है, ठीक है ना? जो हिंदू है वो अपने मानते हैं, भगवान को मानते हैं। जो मुस्लिम है वो अपने खुदा को मानते हैं। जो क्रिश्चियन है वो गॉड को, ईसा मसीह को मानते हैं। जो सिख है वो अपने गुरु नानक साहब को मानते हैं। सबके अपने हैं, वो तो अलग चीज है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होगा कि आप में से कोई ऐसा है जो ये मानता है कि भगवान नहीं होता? टू फ्रेंकली, किसी को लगता हो कि नहीं ये ठीक है, अपना अपना, लेकिन मुझे इसमें बिलीव नहीं है। क्या आप मानते हो कि हाँ, दुनिया में भगवान, खुदा, ऐसी कुछ चीज होती है? होती है या नहीं होती है? बोलो नेहा। सर होती है। होती है, तो ठीक है। इसमें कोई डिबेट का क्वेश्चन नहीं है बेटा, सिंपल से एक, ये तो अपना अपना विश्वास, फेथ, अकीदे की बात है ये। यस, और कोई? सर होती है। होती है, चलिए। मतलब यदि सब लोग चुप है, मतलब सब लोग मानते हैं, मैं ही मानता हूँ। आई ऑल्सो बिलीव कि गॉड है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि इसको प्रूफ करना है, इसको कि भगवान है कि नहीं। और यदि भगवान है तो वो कैसे होंगे? भगवान मतलब मैं चूंकि मैं हिंदू हूं, तो मैं भगवान से बाबा भगवान को आप मत सुनो कि सिर्फ मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भगवान, खुदा, ईसा सबकी बात कर रहा हूँ। ये वो बड़ी बात है, चूंकि जवान पे बार बार एक ही बार आता है, भगवान से बोल रहा हूँ। ईश्वर, खुदा जो भी है वो है, तो वो कैसा है, इसको डिफाइन करना है। यदि आपसे कहा जाए कि इसको डिफाइन करो, ऐसा मेरा किसी गाय होती है ना, हम इंसान हैं, तो आप कहते हैं कि दो पैर हैं, आंखें हैं, चलते हैं, मुंह से बोलते भी हैं, दिमाग भी होता है, आंखें होती हैं, ऐसा। तो हम उसको ऐसा क्या बोलते हैं, उसको एक पेंट कर सकते हैं उस चीज को। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आपके हिसाब से ईश्वर क्या है, उसको कैसे डिफाइन करोगे, या आपको कैसा लगता है कि ईश्वर ऐसा होगा, तो क्या आप इसे कर सकते हैं? कोई है आप में से ऐसा जो अपना कुछ व्यू इस पर रख दे? सर मैं कहना चाहता हूँ कि सर जो मतलब ईश्वर है वो तो कण कण में बसे हैं, ऐसा तो बोला जाता है, लेकिन सर इसका प्रूफ तो सर हम सबके सामने कि इतना सिस्टमेटिक सर यूनिवर्स चल रहा है। सर मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि जहाँ पे मतलब जो साइंस है ना, मतलब साइंस ने भी ये माना है कि एक ऐसी कोई शक्ति है जिससे इस यूनिवर्स को कंट्रोल मतलब सही से चला रही है। ठीक है, गुड गुड। कोई और? सर यस, सर रुबिशा। मैं नहीं, सर नेहा।
सॉरी नेहा, मेरा ऐसे एक ओपिनियन है, जैसे कोई पूछते हैं गॉड का, जैसे आपने भी पूछा प्रूफ क्या है, जैसे हवा हर जगह है लेकिन प्रूफ नहीं है, हमें दिखती थोड़ी है हवा, लेकिन वो हमें तब भी है ना, वैसे ही गॉड है जो हर जगह है, हमें दिखती नहीं है, बस वो है। गुड गुड, वेरी गुड। और कोई? कोई और? अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है। हाँ यस नरेंद्र बोलो, वेरी गुड। सर मतलब कभी ऐसा लगता है सर, अगर मतलब माना जाता है कि अगर भगवान है तो सर सभी अच्छा ही होगा, पर सर आज के क्राइम को देख के सर लगता है कि अगर ये क्राइम हो क्यों रहा है फिर, अगर भगवान है तो? भगवान है तो क्राइम क्यों हो रहा है? बात सही बात है। हाँ मतलब हमने भी ये पढ़ा हुआ है कि ईश्वर है तो वो कुछ करते हैं। हाँ निशांत कुछ कहना चाह रहा है, मैं बात बोलूंगा। हाँ सर जैसे नरेंद्र ने बोला कि भगवान है तो क्राइम क्यों नहीं, तो सर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, अगर 50% पॉजिटिविटी है तो 50% नेगेटिविटी है। वो तो सर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो क्या चूज करता है। अगर उसने नेगेटिविटी चूज की इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी, सो ही विल गो फॉर क्राइम। बट usually people choose positivity over negativity in our society. There might be some exceptions in other societies. गुड, यस नेक्स्ट। और कोई कुछ कहना चाहता है? सर मैं निशान की बात में से थोड़ा और ऐड करना चाहूंगी कि भगवान ने भी एक धर्म को माना हुआ है और वो होता है कर्मा। तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा वैसा फल मिलता जाता है, और जिसकी जैसी बुद्धि चलती जाती है वैसे वैसे कर्म होते जाते हैं, तो उस वजह से शायद क्राइम हो रहे हो। मतलब इसमें यह कि आपने कौन सा अपना पाथ चूज किया है। जाहिर है कि यदि आपने कोई ऐसा पाथ चूज किया है जिसमें कांटे हैं तो आपको कांटे कांटे मिलेंगे आगे जाके, इसमें अच्छी बात है ना। गुड। और यस और कोई? अच्छा ये बताओ कि ये आप लोगों को ये आप लोगों से कुछ नहीं पूछा सर कि फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते आप जो यहाँ कैसे आ गए भगवान के बीच में? मंडे को हम प्रूफ करेंगे, मंडे को हम लोग प्रूफ करेंगे कि भगवान होते थे और भगवान कैसे होते हैं, खुदा वो जो भी है वो कैसा होते हैं, उसकी एक डेफिनेशन भी दूंगा मैं आपको। इस बात की मैं एक डेफिनेशन दूंगा आप लोगों को कि यदि कोई पूछना कि व्हाट इज गॉड, खुदा ईश्वर क्या है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं फिजिक्स की भाषा में। मतलब बाकी तो आपका अपना अपना विश्वास है। फिजिक्स की भाषा, फिजिक्स का भी अपना एक गॉड है जो वो मैं किसी आइंस्टाइन की थ्योरी से मैंने मेरा खुद का अपना एक व्यू है, मेरा एक सोच है जो मैंने कई बार मैं हमेशा बच्चों को जब टॉपिक आता है मैं बच्चों को बताता हूँ, आपको भी बताऊँ। मंडे को जब हमारी क्लास होगी तो यहीं से शुरू होगी, उसको डिफाइन करेंगे। और ये जो ना जी मास एनर्जी इक्विवेलेंसी आ गई है, यही प्रूफ करवाएगी आपको। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर पढ़ा हुआ है, हमने नाम सुना इसका, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यस सर। हाँ इसी से प्रूफ करेंगे और इसके बाद आप ये कह पाओगे यस इट इज गॉड, दैट इज गॉड, जो भी है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही है ना, कल फिर मिलते हैं सोमवार को, तब कुछ और अच्छी बातें होंगी। इसी टॉपिक में मजा आने वाला भी। ठीक है ना? ओके साई राम बच्चों।